वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में इसमें चैप्टर 1 चल रहा है। इसमें हम आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव्स, यानी ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों में अंतर। इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ध्वनि और प्रकाश तरंगों में क्या क्या अंतर होते हैं ये देखते हैं। तो पहले हम ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव इन नेचर, यानी हमारी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, जबकि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर, यानी प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसका मतलब ध्वनि तरंगों की चाल प्रकाश तरंगों की चाल से बहुत कम होती है या बहुत वो धीमे चलती हैं, तो ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और प्रकाश तरंगे लाइट वेव ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। सेकंड डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव, दे नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी साउंड वेव नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट एंड सो कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम, यानी ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है। इसलिए ये तरंगे यानी ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। तो यानी ध्वनि तरंगे हमारी किसी माध्यम या मीडियम में ही चलती हैं। इसके विपरीत लाइट वेव्स या प्रकाश तरंगे, दे डू नॉट need a medium to propagate and can be produced in and propagate in vacuum as well as material medium, यानी प्रकाश तरंगों के चलने के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए ये प्रकाश तरंगे निर्वात के साथ साथ मटेरियल माध्यम में भी चलती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। हमारी साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती, ये किसी न किसी मीडियम में चलेगी, यानी ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलेंगी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रकाश तरंगे हमारी ये निर्वात में भी चलती हैं और साथ ही साथ किसी माध्यम में भी चलती हैं। निर्वात में या स्पीड इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की निर्वात में चाल हो गई। नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। साउंड वेव यानी दे कैन मूव इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, साउंड वेव कैन मूव इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट और नॉट, यानी ध्वनि तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों, फॉर एग्जाम्पल ठोस, द्रव व गैस, चाहे वो पारदर्शी हो या अपारदर्शी माध्यम हो, सभी में संचरित होती है। तो इस तरह से हमारी साउंड वेव ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, यानी सभी प्रकार के माध्यमों में, पारदर्शी अपारदर्शी कोई भी माध्यम हो, इसमें चलती है या संचरित होती है। जबकि लाइट वेव कैन ट्रेवल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम ओनली, यानी प्रकाश तरंगे सभी प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव और गैस इत्यादि में केवल पारदर्शी माध्यमों में ही संचरित होती हैं। यानी जो भी हमारे मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं उसी में ये लाइट वेव ट्रेवल करती है और वैक्यूम में ट्रेवल करती है। अपारदर्शी माध्यम, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारी लाइट वेव ट्रेवल नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस, साउंड वेव प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी साउंड वेव प्रोपोगेट इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी ये हमारी साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, जबकि लाइट वेव प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव या प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे चलती हैं। तो प्रकाश तरंगों का नेचर
ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ होता है, और साउंड वेव का नेचर लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। फिफ्थ डिफरेंस, दीज वेव या साउंड वेव्स डू नॉट शो पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी हमारी साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगे ध्रुवण प्रभाव को नहीं दर्शाती हैं। एक्चुअली जो साउंड वेव होती हैं वो ऑलरेडी पोलराइज्ड होते हैं, क्योंकि उनके कंपन कन्फाइंड होते हैं प्रकाश के साउंड के यानी ध्वनि के चलने की दिशा में ही जो कण होते हैं उनके कंपन होते हैं, इसलिए ये ऑलरेडी पोलराइज्ड होती हैं। तो ये कोई पोलराइजेशन या ध्रुवण इफेक्ट शो नहीं करती हैं। जबकि लाइट के केस में हम जानते हैं लाइट वेव्स और दीज वेव्स शो पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी प्रकाश तरंगें ध्रुवण प्रभाव को दर्शाती हैं। इनको ध्रुवित किया जा सकता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, दीर्घ वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश इत्यादि में हम बदल सकते हैं अपनी लाइट को। ये ध्रुवण प्रभाव को दर्शाती है। तो इस तरह से साउंड वेव में पोलराइजेशन उत्पन्न नहीं कर सकते, जबकि लाइट वेव में पोलराइजेशन इफेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये डिफरेंस हो गया पोलराइजेशन का। नेक्स्ट डिफरेंस 6 फ्रीक्वेंसी रेंज का डिफरेंस है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी मनुष्य को सुनने योग्य जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज होती है। इसी साउंड वेव को इंसान सुन सकता है। इसके ऊपर या नीचे की साउंड को इंसान नहीं सुन सकता। तो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई, यानी सुनने योग्य ध्वनि की जो परिसर या रेंज है। इसी तरह से विजिबल लाइट रेंज फॉर ह्यूमन इज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी मनुष्य के देखने योग्य प्रकाश की आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से स्टार्ट होके 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इंसान के लिए सुनने के लिए 20 से 20 किलो हर्ट्ज और देखने के लिए 4 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, उसको इंसान देख सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस लास्ट, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मोर इन डेंस मीडियम देन ए रेयर मीडियम, यानी ध्वनि की चाल या ध्वनि तरंगों की चाल किसी विरल माध्यम की तुलना में या विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में अधिक होती है। तो ये जो ध्वनि होती हैं इनकी चाल सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में अधिक होती है, रेयरर मीडियम में कम होती है। यानी मीडियम की डेंसिटी बढ़ाने से ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ती है, जबकि इसके विपरीत है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयरर मीडियम देन ए डेंसर मीडियम, यानी प्रकाश तरंगों की चाल किसी सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में अधिक होती है। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस हो गया। क्या साउंड वेव मीडियम की डेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, जबकि लाइट मीडियम की डेंसिटी बढ़ाने से लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह से डेंसिटी का लाइट के केस में रिवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, साउंड के केस में फॉरवर्ड इफेक्ट पड़ रहा है। स्पीड ऑफ साउंड या ध्वनि की चाल सघन माध्यम में बढ़ जाती है, जबकि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस हो गए बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव, यानी ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बीच में अंतर। नेक्स्ट थिंग, अब हम आते हैं ध्वनि तरंगों यानी वेव्स, जो हमारी वेव्स हैं यानी तरंग, इनकी कुछ डेफिनेशंस, इनसे संबंधित कुछ डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन हम लेंगे, फिजिकल टर्म है एम्पलीट्यूड या आयाम। जो भी वेव है हमारी, उसका आयाम किस चीज पर निर्भर करता है? आयाम होता है
जो भी पार्टिकल दोलन कर रहा है, ये ट्रांसवर्स वेव है, इसमें पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर दोलन गति कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं। तो एक और पार्टिकल द्वारा तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आयाम कहलाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन एट द वन साइड फ्रॉम इट्स मिडिल पोजीशन और मीन पोजीशन, यानी मध्यमान स्थिति के एक और कण द्वारा चली गई अधिकतम दूरी, यही इसका इस वेव का एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता है। तो दोनों केसेस में हम निकाल सकते हैं, चाहे हमारी वेव ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो। इस केस में जो भी कण कंपन कर रहा है वो अपनी मध्यमान स्थिति के एक और जितनी अधिकतम दूरी ट्रेवल करेगा, वो दूरी ही उस वेव का या उस तरंग का आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और ये हमेशा मीटर में लिखी जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये इसका यूनिट मीटर हो गया। सेकंड डेफिनेशन, टाइम पीरियड या आवर्तकाल, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। ये होता है टाइम टेकन इन बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वन कंप्लीट वाइब्रेशन, यानी वेव द्वारा जो भी पार्टिकल हैं एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेते हैं या एक वाइब्रेशन करने में जितना समय लेते हैं, वो समय उस वेव के लिए टाइम पीरियड या आवर्तकाल के बराबर हो जाता है, वही आवर्तकाल होता है। एसआई यूनिट में आवर्तकाल या टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड टाइम है, इसलिए इसका यूनिट सेकंड हो गया। थर्ड थिंग, फ्रीक्वेंसी या आवर्तकाल। तो जो वेव है हमारी, फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल, नंबर ऑफ वेव्स ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स बन रही हैं उनकी संख्या आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये टाइम पीरियड के इनवर्स होता है, यानी फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/t, तो इसलिए हम इसका यूनिट पर सेकंड या सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज लिखते हैं, वैज्ञानिक हर्ट्ज के नाम पर। साइकिल्स पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स, 1 सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं, वही उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। नेक्स्ट, वेवलेंथ। वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, इसको लैम्डा से लिखते हैं। वेव द्वारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो डिस्टेंस कहलाती है वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। यानी वेव एक पूरा कंपन करने में जितना समय लेती है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो वेवलेंथ कहलाती है या तरंग दैर्ध्य। या दूसरे शब्दों में टी सेकंड में, यानी एक आवर्तकाल में चली गई दूरी, वेव द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है एक आवर्तकाल में, वो उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये सिंपली एक डिस्टेंस होती है। तो इसका एसआई यूनिट में जो मात्रक है एसआई सिस्टम में यूनिट इसकी मीटर है, चूंकि डिस्टेंस है तो ये यूनिट मीटर होगी। तो आवर्तकाल यानी टी टाइम में जितनी डिस्टेंस वेव द्वारा ट्रेवल की जाती है वो डिस्टेंस वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, फेज या कला। फेज या कला, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज किसी भी वेव के लिए पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल्स की पोजीशन और नेचर ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फेज कहलाता है। फेज के ही द्वारा पार्टिकल की पोजीशन और नेचर ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ यदि हमारे वेव का इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, तो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। y इज डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। a एम्पलीट्यूड या आयाम होता है, a एम्पलीट्यूड या आयाम होता है। और साइन के साथ जो एंगल पार्ट होता है, साइन के साथ ओमेगा टी, जो ये एंगल पार्ट है,
ये जो एंगल पार्ट है ओमेगा टी, यही इस वेव का फेज होता है कला। तो इस तरह से जो एंगल पार्ट है फेज, यही पार्टिकल की पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम पर रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग, और टी टाइम है जिसकी वैल्यू 0 से वेरी करती है। तो इस तरह से जो एंगल पार्ट है ओमेगा टी वो फेज कहलाता है। अगर इसमें हम कुछ कांस्टेंट जोड़ दें, कांस्टेंट एंगल, तो वो इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड फेज डिफरेंस, यानी पथांतर डेल्टा एक्स और कलांतर में डेल्टा फाई में संबंध। तो ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई टोटल वन साइकिल में जो फेज होती है, तो ये 2 पाई लेंगे अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशन होता है पथांतर और कलांतर के बीच में। ये डेल्टा फाई हमारा कलांतर हो गया, डेल्टा एक्स पथांतर यानी पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो इसके बराबर होता है। इसको याद करने का तरीका, अगर हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 पाई बाई लैम्डा लिखेंगे इंटू डेल्टा एक्स। दोनों देख लेंगे, इधर डायमेंशनलेस है, फेज डायमेंशनलेस होती है, जस्ट एंगल होता है। यहाँ भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो लैम्डा नीचे है, डेल्टा एक्स ऊपर है, तो ये भी लंबाई और लंबाई दोनों डायमेंशन लेस हो जाएंगे डिवाइड होके। तो इस तरह से राइट साइड भी हमारा डायमेंशन लेस हो गया। तो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो ये रिलेशन है पथांतर और कलांतर के बीच में, यानी पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बीच में। यही रिलेशन फॉर टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम डिफरेंस है, समयांतर या समयांतराल, और डेल्टा फाई यानी पाथ फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ये रिलेटेड हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड आवर्तकाल इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से दोनों हम देख रहे हैं, कैपिटल टी आवर्तकाल और टाइम डेल्टा टी दोनों सेम डायमेंशंस रखते हैं। तो इस तरह से इनकी डायमेंशंस एक दूसरे को कैंसिल करके राइट साइड डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, ये रिलेशन होता है। इसको याद रख सकते हैं। डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारा करेक्ट इक्वेशन आएगा। नाउ डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू एन लेमडा फार्मूला। v वेव वेलोसिटी यानी तरंग की चाल, n तरंग की फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यानी तरंग की आवृत्ति, लैम्डा तरंग की वेवलेंथ ऑफ वेव या तरंग की तरंग दैर्ध्य। इनके बीच में रिलेशन है। ये कैसे डिराइव होगा, इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन बाई वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन बाई वेव यानी तरंग द्वारा एक कंपन में चली गई दूरी। एक कंपन में चली गई दूरी हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, वेवलेंथ लैम्डा। वन कंप्लीट वाइब्रेशन में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होती है, इसको लिख लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन या एक कंपन में चली गई दूरी वेवलेंथ के बराबर होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड बाई वेव यानी तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी तरंग की चाल होती है। तो v या वेलोसिटी ऑफ वेव तरंग वेग। इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन 1 सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ वेव। टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन, एक कंपन में तरंग द्वारा लिया गया समय। एक कंपन में लगा समय सभी जानते हैं, ये आवर्तकाल के बराबर होता है। टाइम पीरियड टी आवर्तकाल, एक कंपन में लगा समय टी होता है, और एक कंपन में चली गई दूरी लैम्डा होती है। तो टी टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो ये हम यहां से कंक्लूड करते हैं, एक आवर्तकाल यानी टी टाइम में चली गई दूरी लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। नंबर ऑफ
वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो n फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, तो वही चीज यूज कर लेंगे। हम जानते हैं 1 सेकंड में लगा समय t होता है, तो t सेकंड में एक कंपन पूरा होता है। तो एक कंपन में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन इज लैम्डा, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 t सेकंड, t समय में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है लैम्डा। इसलिए t सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा होती है, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, अतः 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो t को नीचे ले आएंगे लैम्डा बाई कैपिटल T। तो इस तरह से ये 1 सेकंड में चली गई दूरी, और 1 सेकंड में चली गई दूरी हम जानते हैं तरंग की चाल होती है, तो इसको v इक्वल टू लैम्डा बाई कैपिटल T लिख देंगे। और हम जानते हैं v क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो v इक्वल टू लैम्डा बाई T। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, इनके बीच में फार्मूला हम जानते हैं n इक्वल टू 1 बाई T, तो इस फार्मूले को रखेंगे तो 1 बाई T की वैल्यू n रख देंगे, तो v इक्वल टू n लैम्डा। इस तरह से ये हमारे तरंग की चाल के लिए एक फार्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए फार्मूला डिराइव हो गया। वेव वेलोसिटी v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी n इंटू वेवलेंथ लैम्डा। इस तरह से तरंग चाल v इक्वल टू आवृत्ति n इंटू तरंग दैर्घ्य लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा, या v इक्वल टू लैम्डा बाई T। ये फार्मूला वेव के वेलोसिटी के लिए होता है।